नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्रिक्स समिट में गरजे पीएम मोदी, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन पर साधा निशाना, कहा समर्थन करने वालों को कीमत चुकानी होगी। ब्रिक्स पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले अमेरिका की नीतियों का विरोध करने पर लगेगा अतिरिक्त टैरिफ। चीन ने ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की आलोचना। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी यादव ने फिर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा मामले की सुनवाई। कर्नाटक में गहराया सियासी संकट, सीएम सिद्धारमैया को मिली नई जिम्मेदारी, डीके शिव कुमार बोले इच्छा जताने में बुराई नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान से पाकिस्तान में मचा बवाल, भारत को हाफिज सईद और मसूद अजहर सौंपने की बात से जिहादी संगठन नाराज, बोले बिलावल भुट्टो सच्चे मुसलमान नहीं। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने आज रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। समिट के दौरान उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और उसके समर्थक देश चीन पर निशाना साधा। साफ शब्दों में कहा, अगर कोई देश आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी देशों से इस पर निर्णायक फैसला लेने की बात भी कही और कहा कि आतंकवाद का समर्थन या इसकी मौन सहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिक्स समिट में आज ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भी साइन हुए। ब्रिक्स में पीएम मोदी आज खूब गरजे। देखिए क्या फर्क है। एससीओ मीटिंग चीन के अंदर हुआ, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि हिंदुस्तान ने साइन करने से मना कर दिया। लेकिन ब्रिक्स की बैठक होती है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो बातें कही सो कही। लेकिन आतंकवाद, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आतंकवाद को समर्थन करने वाले मुल्कों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री के भाषण का लब्बो लुभाव, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में आना, ये चीन की मौजूदगी में, चीन की दस्तखत से ये सारी चीजें हो रही है। बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकवाद से बिल्कुल अनजाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के ऊपर, जिस पे पूरी दुनिया की नजर थी, वहां इस तरह का रेजोल्यूशन पास करा करके भारत की जो पॉलिसी रही पाकिस्तान को लेकर के, कि जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, घुस के अंदर मारा, उसके पंजाब प्रांत इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमने जो टेररिस्टों को पनिश किया, उसको आज जस्टिफिकेशन मिला। कोई ये नहीं कह रहा कि भारत ने जो काम किया वो इल्लीगल है। टेक्निकली तौर पे तो है, लेकिन यही डिप्लोमेसी और हिंदुस्तान की सरकार की काबिलियत है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये समझाने में कामयाब रहे कि हमने जो किया वो सही किया, इसमें कोई इल्लीगैलिटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स में आज साझा बयान जारी किया गया, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरुद्ध नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पर 10% ज्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। इसमें कोई भी देश अपवाद नहीं होगा। दरअसल ब्रिक्स समिट में एक तरफा तरीके से टैरिफ और नॉन टैरिफ के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार के WTO नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई। ब्रिक्स देशों ने नियमों पर आधारित मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष और समानता आधारित व्यापार नीति पर जोर दिया, जिसमें विकासशील देशों की जरूरतों पर खास तौर पर ध्यान देने की अपील की गई, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के खिलाफ नीति का समर्थन करने वाले ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया। वहीं चीन ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया है। जो टैरिफ था उसको लेकर ब्रिक्स ने अपना तो साफ कर दिया रुख, लेकिन ट्रंप क्यों भड़क गए? देखिए, ट्रंप का भड़कना
लाजमी है और जो वो बातें कह रहे हैं वो गिदड़ भभकी है। जब इंडिया, चीन, ब्राजील, रूस जैसे देश जो ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं बल्कि बहुत बड़ा मार्केट स्वयं है, उनके साथ आप इस तरह की गिदड़ भभकियां दोगे तो अमेरिका जो है किस राह पे निकला है ये अमेरिकन्स को अब समझना पड़ेगा। आप एक कंसर्न आपने उठाया था कि ब्रिक्स वाले अलग तरह की करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर होगा तो 150% हम टैरिफ लगा देंगे। हर सवाल का जवाब टैरिफ नहीं है, हर चीज का जवाब टैरिफ नहीं है। इतने बड़े आप दादा नहीं बन गए हैं कि आपके टैरिफ से जो है लोग अपनी अपनी नीतियों को, फॉरेन पॉलिसी को बदल लें। आप टैरिफ खेलते रह जाएंगे और दुनिया कहीं से कहीं निकल जाएगी। आपने इतनी सारी कंपनियों को प्रतिबंध लगाया कि इंडिया में मत करो, चाइना में मत करो, कोई वापस अमेरिका में आकर के प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है? नहीं, लोग अपने दफ्तर बंद कर रहे हैं आपके यहाँ। कारण आपकी यही रिजिडिटी और सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन टैरिफ बढ़ा देंगे। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन भारत ने इस ब्रिक्स के अंदर उस रेजोल्यूशन को और उस मुहिम को रोका है जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि हम यूएस डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे, अलग करेंसी में करेंगे। इस पे भारत ने ऐतराज जताया था। तो धन्यवाद देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि यहां पे तो लोग एंटी अमेरिका प्लेटफॉर्म आपकी वजहों से ये बन जाएगा। हालांकि अभी एंटी अमेरिकन प्लेटफॉर्म ये नहीं है, ये बिजनेस समूह है जो आपस में अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी यही रिजिडिटी, इसी तरह की भाषा, उसका गलत रिप्लिकेशन अमेरिका के लिए हो सकता है। नंबर 2, आपने ये कहा कि ये तमाम लोग जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका की नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, तो भाई आपकी भी बहुत सारी नीतियां बहुत सारे देशों के खिलाफ होती है। तो टिट फॉर टैट अगर होना शुरू हो गया तो फिर अमेरिका का क्या हश्र होगा, ये बात भी समझने की है। लेकिन जो कुछ भी हो, चीन ने फौरन इसके ऊपर रिएक्ट किया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं वो गैर कानूनी भी है और अमर्यादित भी है। जी, खबरों में अब बात वोटर लिस्ट पर मचे बवाल की। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को लेकर 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। याचिकाओं में एसआईआर की कार्रवाई को रोकने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग मनमानी और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने कहा है कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। एडीआर, योगेंद्र यादव, महुआ मोइत्रा, मनोज झा और मुजाहिद आलम ने याचिकाएं दाखिल की हैं। वहीं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से फौरन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग कर डाली। आज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी चुनाव आयोग पहुंचे और ईसी पर सवाल उठाए। विपक्ष आखिर चाहता क्या है? कुछ नहीं चाहता है, जो हमेशा से चाहता है कि इस देश को जो है पीछे लेके जाना। बिल्कुल, मनोज सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि भाई फौरन इसको बंद करवाइए। कोर्ट ने कहा बंद नहीं होगा, चलने दो, और 10 तारीख को सुनवाई होगी, तब तक तो 70% काम हो जाएगा, तब तक 70% काम हो जाएगा। तब नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का फिर जवाब आएगा, जवाब के बाद सुनवाई होगी। ये लंबा प्रोसीजर में डाल दिया है। अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा होता, जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पाप है कि आप किसी का जो है मतदान का अधिकार जो है छीन लें, अगर ये जरा सा भी हिंट भी लगता सुप्रीम कोर्ट को, तो आज ये प्रक्रिया बंद हो गई होती। तो आप ये समझिए कि ऑलरेडी झटका लग चुका। कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत वहां आ रही है जहां ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, इधर उधर के वोटर्स, बंगाल के वोटर, झारखंड के वोटर, इधर उधर के वोटर बिहार में भी कार्ड बना करके बैठे हुए हैं। ये दिक्कत है। 21% काम हो चुका। एक दिन में लगभग 65 से 70 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। तो न समय कम है, न प्रक्रिया में कोई उसको कह सकते कि निष्पक्षता में सवाल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, हर बूथ के ऊपर करीब करीब
1.5 लाख BLO पूरे बिहार के अंदर चुनाव आयोग की टीम के साथ वो काम कर रहे हैं। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के आंखों के सामने ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो जो बातें ये बात कह रहे हैं ना कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बेकार, ये ढकोसलाबाजी है। कोर्ट से इनको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है जी। और खबरों में अब बात कर्नाटक के सियासी संकट की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कांग्रेस ने ओबीसी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया है। इस फैसले को राज्य में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिद्धारमैया ने खुद ये माना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 15 जुलाई को बैठक करने के लिए कहा गया है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने AICC से इस बारे में बात नहीं की है। वहीं DK शिव कुमार ने कहा है कि इच्छा जताने में कोई बुराई नहीं है, यानी वो CM बनने की अपनी इच्छा कई बार जता चुके हैं। अब उन्हें कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इंतजार है। क्या कर्नाटक में जल्द बदलाव? देखिए, बदलाव तो होना ही है। ऑलरेडी DK शिव कुमार ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री तो बनूंगा कांग्रेस में रह करके या कांग्रेस को तोड़ के। ये सिंपल बात है। सिद्धारमैया को आप ओबीसी का चेयरमैन बना दे रहे हैं, अब बन भी गए वो, और वो कह रहे हैं कि हमको नहीं मालूम। मतलब ये उधर नहीं जाएंगे, हमसे पूछा ही नहीं गया। तो ये कौन लोग फैसला ले रहे हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको बताया गया हो कि भाई आप कुर्सी छोड़ दो, ओबीसी सेल के आप चेयरमैन बन जाओ, और इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें सब कुछ नहीं करना, मैं तो मुख्यमंत्री बना रहूंगा, और मुझे हटाया तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। तो एक तरफ खाई, दूसरी तरफ गड्ढा। और पता नहीं भेजा गया था विधायकों से बात करने के लिए, जो इंचार्ज हैं सुरजेवाला साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है। कर्नाटक में हर कोई जान रहा है कि वहां सत्ता परिवर्तन होने वाला है। DK शिव कुमार कम व्हाट में ही इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। आप अपने से बनाते हो तो, या फिर वो खुद पार्टी को तोड़ के बनते हैं, लेकिन उनका CM बनना तय है। जी। और खबरों के आखिर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने लश्कर-ए-तौयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही थी। बिलावल के इस बयान पर पाकिस्तान में आतंकी गुट आग बबूला हो गए हैं। आतंकी गुटों ने बिलावल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीतिज्ञ अब हमें बचाने की बजाय दुश्मन को सौंपने की बात कर रहे हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने तो बिलावल भुट्टो को सीधे तौर पर विदेशी एजेंट चलाने वाला बता दिया। तलहा ने कहा कि बिलावल भुट्टो सच्चे मुसलमान नहीं है, वो मेरे पिता को भारत को कैसे सौंप सकते हैं। बिलावल के बयान पर एक नई जंग जो है वो पाकिस्तान में छिड़ी है। देखिए, तो होना ही है, सांप पालोगे तुमको ही काटेगा। और आपने कह दिया है लश्कर-ए-तौयबा वाले पता नहीं क्या करेंगे। आप देखिए, जिस व्यक्ति की मां को, जिस व्यक्ति के नाना को वहां की आर्मी ने खत्म किया, मुशर्रफ का हाथ बताया जाता है बेनजीर भुट्टो की हत्या में, और जुल्फकार अली भुट्टो जो इनके नाना थे, उनको तो बकायदा सेल के अंदर टॉर्चर करके मारा, जैसे अभी सेल के अंदर बंद किया हुआ है इमरान खान को। और फिर भी ये आर्मी की चमचागिरी किए बगैर इनकी राजनीति चलती नहीं है। तो अभी पता नहीं क्या होगा। आर्मी बचाएगी तो बचाएगी, नहीं तो अब तो ये असर मसूद और सईद का जो जितने गुंडे आवारे हैं, जो आतंकी हैं, वही अब हमला करेंगे। क्योंकि जो बात जो निकली है वो तो तमाम जिहादियों के लिए, भाई क्या कह रहे थे, भाई अल्लाह के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग जिहाद इस्लाम के लिए लड़ाई करते हैं। अब लड़ो भाई आपस में। हिंदुस्तान को तो सिर्फ तमाशा देखना है। पाकिस्तान के अंदर इतनी गंदगी है और इतना सड़ा हुआ पॉलिटी है, और वहां की इकॉनमी इतनी ज्यादा बदतर हो गई है कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं करना है, बस यही कहने रहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बाकी अंदर अपने आप ये लोग जो है लड़ मड़ के खत्म हो जाएंगे।
इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।